और हमारे साथ है डॉक्टर रितेश मलिक, जो कि फाउंडर हैं इनोव8 के और इन्वेस्टमेंट मामलों के जाने माने जानकार हैं। डॉक्टर रितेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट रिएक्शन ओपनिंग रिमार्क के लिए डॉक्टर रितेश के पास चलूंगा। डॉक्टर रितेश, मुझे ये बताइए कि जो इंडियन स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उस पर कितना बड़ा अभी असर फिलहाल आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई 75 से 80 तो बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो वो उसमें ई कॉमर्स है, उसमें फिनटेक है, उसमें सोशल मीडिया है, उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हम चाइना भी बार बार इस तरह के जो है भपकियां देते रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उस पर फिलहाल कितना असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग कंपनीज की बात करें जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट होना और चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज हेडक्वार्टर्ड कंपनी का इंडिया में पेनिट्रेट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम बात करें कंपनीज जैसे पेटीएम, इंडियन ओरिजिन की कंपनीज हैं, इंडियन फाउंडर हैं और उन कंपनीज में इंडिया में टैक्स देती हैं, सारा जीएसटी इंडिया में है, उनके सारे लाइसेंसेस आरबीआई देता है। अगर उसमें माइनॉरिटी होल्डिंग चाइना की है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। आने वाले समय में इसका सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बिल्ड फॉर इंडिया है, आप अब देखिए पेटीएम जैसी एप्स या फिर अगर आप देखिए जोमेटो जैसी एप्स जिसमें चाइनीज निवेश है, ऐसी एप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ये धीमे धीमे पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आज ये कनाडा से लेके जापान तक हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है हमारे देश के जो देशी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले कहते थे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज एक वैक्यूम खुल गया है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के एक टेक युवाओं के पास कि वो खुद इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसका जो यूज है वो कंजम्पशन पूरी दुनिया में हो, और हमारा उसकी वजह से हमारा एक लोहा और ज्यादा दमदार हो। और एंटरप्रेन्योरशिप को मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। चाहे ये टेम्पररी बैन है, लेकिन इससे चाइना को एक बहुत ज्यादा नुकसान ये होगा कि पहला कदम किसी देश ने रखा बहिष्कार करने का। इकट्ठे 59 एप्स को बहिष्कार करने वाला पहला देश है ये। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप लिया है और जैसा कि आपने पढ़ा होगा, यूएस के एक सेनेटर ने भी एक बिल पास करने की रिक्वेस्ट किया है यूएस में ऐसा स्टेप देने के लिए। अगर 4 से 5 बड़े देश ये करने लग गए तो चाइना को काफी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हैं भारत में जो अलीबाबा है, बाइट डांस है, टेंसेंट है, ये 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं चाइना के, जिन्होंने मेरे ख्याल से लगभग 100 इंडियन स्टार्टअप्स पे और यूनिकॉर्न्स पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसमें आपने नाम भी लिया, पेटीएम है, इसके अलावा जो स्कूल लर्निंग ऐप है बाइजू, जो होटल चेन है ओयो है, इसमें ओला है, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनसे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है लोगों का। क्या आपको लगता है कि जो सेंटिमेंट भारत और चीन के बीच में जो सेंटिमेंट जब खराब होंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा जो चाइना से आ रहा है? कुल मिला के सवाल यह है कि ये जो बैन है ये किस लेवल तक जाएगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लेवल तक भी जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए आपका हमारे इंडियन स्टार्टअप्स पे? मुझे लगता है अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उनमें ये वाला जो बैन है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि ये सब माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे कोई भी होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में चाइना से कैपिटल, अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास ऑप्शन हो कि मैं यूएस से कैपिटल लूं या मैं चाइना से कैपिटल लूं, तो वो प्रेफर करेगा कि मैं यूएस का कैपिटल लूं, क्योंकि ये जो हमारे रिलेशन है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अवसर है। मैं अरुण जी से बहुत ज्यादा अग्री करता हूं, उन्होंने बड़ी फंडामेंटल बात बोली, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में एजुकेशन में बदलाव लेके आना। एजुकेशन एक फंडामेंटल चेंज है, आर&डी में पैसा डालना, ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें हो सकता है आने वाले 20 साल लग जाए रिजल्ट आने में, लेकिन ये अकेला एक ऐसा माध्यम है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये एक ऐसा अवसर है जहां पर हमें एंजल इन्वेस्टमेंट, ये जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हम आईपीओ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा रियायतें देते हैं, ऐसे ही एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे ही वेंचर कैपिटल के लिए, ऐसे एमएसएमई में निवेश के लिए टैक्स के लॉस को और ज्यादा बेटर करना चाहिए, ताकि लोकलाइजेशन, अब आने वाला समय 2020 के बाद होगा डी ग्लोबलाइजेशन का। जैसे कि सर ने कहा कि जो पैसा है वो विद इन द कंट्री रहे। एप्पल अपना जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कोशिश करे वो अमेरिका में ही करे।
बिल्कुल, ये आपने जो एक अच्छा टर्म यूज किया है, मुझे लगता है कि डीप लोकलाइजेशन की तरफ अगर हमें बढ़ना है आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेरे ख्याल से ये डीप लोकलाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत साथ साथ चलेंगे और उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाकर आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने जो कवायद शुरू की है उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि भारत फिलहाल चीन को सबक सिखाने के पूरे मूड में है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा की। चीनी सामानों के बहिष्कार का जो नारा था अब वो बाकायदा सरकारी स्तर पर भी इंप्लीमेंट होने लगा है। हमने देखा सबसे पहले बहुत सारे ठेके जो थे उनको निरस्त किया गया, उसके बाद चाइनीज जो एप्स हैं उनको बैन किया गया। बाकायदा स्टेटमेंट भी आया है सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये डिजिटल स्ट्राइक है चाइना के ऊपर। इसके बाद हमने देखा कि बीएसएनएल ने भी जो है अपने 4G टेंडर को कैंसिल कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि जो फ्रेश टेंडर्स आएंगे उसमें चाइनीज कंपनी को एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरी ओर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अब चाइनीज कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट ना आ पाए। तो कुल मिला के एक किलेबंदी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है कि चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाइना की कोई भी कंपनी, चाइना का कोई भी सामान भारतीय सरहद को न छुपाए। इसके लिए कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कब तक, कहां तक जाएंगी? ये जो बैन है, ये बैन कहां तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। और अब तक की जो कवायद है उससे दरअसल हम चीन को कितना नुकसान कर पाए हैं, इसका आकलन आज करेंगे। इसके इर्द गिर्द जो सवाल उठ रहे हैं और जो धीरे धीरे सरकार ज्यादा एग्रेसिव हो रही है चाइनीज सामान, चाइनीज कंपनियों के बहिष्कार के लिए, उसका थोड़ा सा एनालिसिस आज आपके सामने पेश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से पूरा देश गुस्से में है। भारत सरकार भी चीन को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। चीन की कंपनियों पर एक के बाद एक नए प्रतिबंध लगा रही है। शुरुआत बीएसएनएल और एमटीएनएल ने की। दोनों कंपनियों ने 4G नेटवर्क के लिए चीन के कल पुर्जे इस्तेमाल न करने का फैसला किया। रेलवे ने भी चीन की कंपनी को दिया 471 करोड़ रुपए का रेलवे सिग्नल सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया। अब चीन की कंपनियां भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में भी बोली नहीं लगा सकेंगी। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से भी चीन की कंपनी हुआवे को बाहर रखने का फैसला किया है। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक देश के एमएसएमईज में निवेश से दूर रहें। वहीं सरकार ने ई-कॉमर्स साइट पर नियम सख्त कर दिए हैं। अब कंपनियों को ये बताना जरूरी कर दिया गया है कि वो सामान किस देश में बना है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने भी अपने अपने सूबे में चीन की कंपनियों को दिए प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल किए हैं। एमएमआरडीए ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया है। एमएमआरडीए ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने तालेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर भी रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हेंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। यूपी सरकार ने भी तय किया है कि वो एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया। इधर हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों को दिया 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। बिहार के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनाने का टेंडर भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसे चीन की कंपनी बना रही थी। इसके अलावा दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि वो अपने 3000 होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों को कमरे नहीं देंगे। बोध गया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
एक तरफ जहां चीन के साथ बड़े बड़े करार रद्द किए जा रहे हैं, वहीं लोग भी चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अकेले दिल्ली एनसीआर में ही चीन की मोबाइल की बिक्री 70% तक कम हुई है। चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। वहीं चीन से आने वाले गैर जरूरी सामानों पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब ये तय करना होगा कि हम सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने उद्योग धंधों को चीन की टक्कर का बनाएं। इसके लिए सरकार को लघु उद्योग, स्टार्टअप्स और दूसरी कंपनियों को हर संभव सहायता देनी होगी। अपनी टेक्नोलॉजी को चीन के मुकाबले अपग्रेड करना होगा, तभी हम चीन से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेंगे और आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।